अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं जी चाइना के बारे में। ताइवान क्या सोचता है और ये ताइवान का इशू जो है इसके अंदर वन चाइना पॉलिसी और इससे रिलेटेड ताइवान के क्या पॉइंट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्या पॉइंट हैं और चाइना के क्या पॉइंट हैं और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के इसके हवाले से क्या पॉइंट्स हैं। तो 1992 के अंदर वन चाइना पॉलिसी जो कि काफ़ी देर पुरानी थी, वन चाइना पॉलिसी तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर भी मौजूद थी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि चाइना ओवरऑल चाहे जितने मर्जी गवर्निंग एंटिटीज़ में डिवाइडेड हो, लेकिन ये ओवरऑल बेसिकली वन कंट्री ही है, वन कंट्री ही है। 1992 के अंदर बेसिकली चाइना ने रिपब्लिक ऑफ चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एक डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अंदर बेसिकली वन चाइना टू सिस्टम्स या डिफरेंट सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसका मतलब ये था कि चाइना के अंदर बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर जो जिस टाइप की गवर्नमेंट है उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, जैसे दो एंटिटीज़ जो मौजूद थी, हांगकांग और मकाओ, ये बेसिकली उस वक्त ब्रिटिश रूल में थी और 1997 के अंदर ये बेसिकली यूके से यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल से आज़ाद होकर मेनलैंड चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बन गई थी। इनको चाइना ने अपना पार्ट बनाने के लिए एक ऑफ़र की थी और इस ऑफ़र को वन चाइना टू सिस्टम्स भी कहते हैं। जब ये ऑफ़र करवाई गई तो ये हांगकांग और मकाओ को भी करवाई गई, इसके साथ साथ ताइवान को भी करवाई गई। और इस ऑफ़र के अंदर ये बात की गई थी कि चाइना को एक ही कंट्री के तौर पर ट्रीट किया जाए जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं वो चलते रहें। इस ऑफ़र को हांगकांग और मकाओ ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ताइवान का इसके हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चाइना बेसिकली वन चाइना तो है, लेकिन वन चाइना का मतलब ये नहीं है कि वो वन चाइना रिप्रेजेंट करता है सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसने इनकार कर दिया कि वो अपना स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहता। जबकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वन चाइना पॉलिसी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली एक्सेप्ट कर चुका था और एट द सेम टाइम उसने ताइवान की के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट जनरेट करके स्पेस निकाली थी कि उसके साथ अनऑफिशियल रिलेशनशिप जनरेट करके रख सके। यही पॉलिसी यूएसए की है, इसी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की है, इसी के अलावा यूके की है। तो मतलब दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ यूएसए की इसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के पॉलिसी को बेसिकली मानते हैं। अब यहाँ पे बात ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को बेसिकली चाइना ने भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ताइवान का इसके बारे में ये कहना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वन चाइना को रिप्रेजेंट नहीं करता और चाइना बेसिकली है तो वन चाइना ही, लेकिन इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान भी बेसिकली पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस हवाले से बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्टिंग बेसिकली आइडियोलॉजी पाई जाती है ताइवान के दरमियान में और बाकी कंट्रीज़ के दरमियान में। अगर हम देखें तो हांगकांग के अंदर चाइना ने वन चाइना टू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसके हवाले से ताइवान जो है वो बेसिकली काफ़ी स्केप्टिकल है और इसने ताइवान ने उस वक्त ये ऑफ़र रिजेक्ट भी कर दी थी और ये कहा था कि बेसिकली कि ताइवान की रिपब्लिक ऑफ जो चाइना की गवर्नमेंट है वो भी इलेजिटिमेट है। और इसके हवाले से बीजिंग ने बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया था कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट उस वक्त 1992 के अंदर ताइवान में थी वो इलेजिटिमेट है और ताइवान बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना का ही पार्ट है, जिसको ताइवान ने उस वक्त रिजेक्ट भी किया। इसके बाद 2005 में अंडर डेमोक्रेसी जब ताइवान डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ चुका था, मैं आपको बता चुका हूँ कि 1996 में ताइवान में पहली दफ़ा इलेक्शन हुए थे और 2000 में वहाँ पे एक पार्टी आ चुकी थी जिसका नाम था DPP। इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चाइना के बारे में ताइवान के लोग क्या सोचते हैं और क्या वो ये समझते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसका हमें पार्ट बन जाना चाहिए और चाइना के अंदर ही इकट्ठे हो के एक ही वन चाइना सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए या नहीं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इसके बारे से अगर मैं बात करूँ तो हमें 2014 में एक मूवमेंट नज़र आती है जिसको सनफ्लावर मूवमेंट भी कहते हैं, सनफ्लावर मूवमेंट इन 2014। इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने ताइवान की पार्लियामेंट के आगे आके प्रोटेस्ट किया था कि वो चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को ताइवान के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि शायद यूथ इन ताइवान इज़ नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग बैक इनटू चाइना, मतलब चाइना के साथ मेनलैंड चाइना के साथ जुड़ने में वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरीके से तकरीबन जून 2022 के अंदर एक सर्वे आया जिसमें 5.2% ताइवानीज़ ने सपोर्ट किया इंडिपेंडेंस को, जबकि 1.3% जो थे वो इन फेवर ऑफ यूनिफिकेशन विद मेनलैंड चाइना भी थे।
लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, और चाइना ने इसी वजह से वन चाइना टू सिस्टम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन इसके अंदर बेसिकली एक डिवीजन पाई जाती है, और ये डिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। वो ये है कि डीपीपी, जिसको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, डी फॉर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये बेसिकली फेवर में है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एग्जिस्ट करे, जबकि वो बेसिकली वन चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहते, या चाइना मेनलैंड चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहते। दूसरी तरफ कुओमिंतांग, जिसको KMT भी कहते हैं, इसके लीडर मेनलैंड चाइना का पार्ट बनना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अंडर वन चाइना टू सिस्टम उसको मेनलैंड चाइना का पार्ट बन जाना चाहिए ताइवान को, बिकॉज उसकी वजह से ताइवान कैन इंटीग्रेट इनटू चाइना एंड द कंट्री कैन, मतलब कंट्री कैन ग्रो इन अ यूनिफाइड सिस्टम। तो ये एक डिवीजन पाई जाती है विद इन ताइवान भी। जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 2020 के अंदर DPP ने साई के गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी विन की है, जिससे हमें ये पता लगता है कि शायद में ताइवान के अंदर मेजॉरिटी स्टेटस को मेंटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत चाइना को दोबारा से ज्वाइन करना है। बट ये चीज़ें क्या शायद फ्यूचर में चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ताइवान जो है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और ताइवान चाइना पे कैसे डिपेंडेंट है, इसके हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1991 से 2021 तक अगर हम देखें तो ताइवान के अंदर 193 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है ताइवान के अंदर, वो चाइना ने की है, जिसकी वजह से ताइवान बेसिकली बहुत हद तक डिपेंड करता है ताइवान चाइना के ऊपर, कि चाइना उसकी कंट्री में इन्वेस्ट करे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये ग्राफ आपको शो करता है कि बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट्स हैं चाइना की, वो ताइवान से बहुत ज़्यादा, ताइवान मतलब अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा बेसिकली चाइना को एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि चाइना के ऊपर ताइवान बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है। ताइवान अपने रिलेशनशिप चाइना से रखना भी चाहता है, और वन चाइना का पार्ट भी DPP नहीं बनना चाहती। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न है ये TSMC का बेसिकली मतलब है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया के टोटल नैनो माइक्रोचिप्स, जो कि बेसिकली सेल फ़ोन और हर अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे आईफोन और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोन्स में यूज़ होती है, नैनो माइक्रोचिप जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंपनी बनाती है उसका नाम TSMC है। चाइना के पास अभी भी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो नैनो माइक्रोचिप के अंदर TSMC को बीट कर सके। दुनिया में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 कंपनीज़ हैं, जिसमें से TSMC ऑलमोस्ट टोटल मार्केट का, चिप मार्केट का 61% शेयर नैनो चिप मार्केट का रखे हुए है। इसके अलावा टोटल चिप का 51.5% TSMC के पास है। यानी कि अगर देखा जाए तो ताइवान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स सेमीकंडक्टर की हैं, और ताइवान इसमें बहुत आगे है। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग इसका रिप्लेसमेंट है। तो चाइना अपनी बहुत सी प्रोडक्शन के लिए, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए बेसिकली डिपेंड करता है TSMC के ऊपर। तो जिस तरीके से ताइवान को चाइना की ज़रूरत है, इसी तरीके से चाइना को भी अपनी सेमीकंडक्टर नीड को पूरा करने के लिए ताइवान की ज़रूरत है। तकरीबन देखा जाए तो TSMC 54% टोटल चिप मार्केट का जो है उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए है। अब अगला पॉइंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या लेना देना है चाइना और ताइवान के इस डिवाइड से। तो देखा जाए तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बरकरार रखें, ताकि वो ताइवान से चिप्स भी लेता रहे, और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी इसके जो ट्रेड लिंकेजेस हैं वो बरकरार रहें। तो एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को भी खुल के सपोर्ट नहीं करता। इसकी एक रीसेंट मिसाल मैं आपको देता हूँ, और वो ये है कि मई 2022 में जब जो बाइडन बेसिकली एक इंटरनेशनल विज़िट पे थे इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पे उन्होंने IPEF का फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं इंशाल्लाह IPEF के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर। वहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोजीशन पूछी जाए कि इन केस चाइना जो है वो अपनी वन चाइना पॉलिसी के लिए पावर को यूज़ करते हैं, फोर्स को यूज़ करते हैं, ताइवान को लेना चाहे, तो उस सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करेगा।
तो इसके ऊपर जो बाइडन ने साफ साफ जवाब दिया दैट यूएस वुड डिफेंड ताइवान मिलिट्रली, कि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान की हेल्प के लिए अपनी मिलिट्री भेजेगा, जो कि ताइवान रिलेशन एक्ट में क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। बट कुछ ही थोड़ी सी देर के अंदर वाइट हाउस ने जल्दी से एक क्लैरिफिकेशन दी कि ताइवान जो है उसके हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी यानी कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर हम देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक डेलिकेट बैलेंस जनरेट किया हुआ है और वो चाहता है कि बेसिकली चाइना के साथ अपफ्रंट वॉर में भी इन्वॉल्व ना हो और एट द सेम टाइम वो ताइवान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप कायम रखे। सो ये एक टफ़ रोड है जो कि हमें सामने नज़र आता मतलब बहुत देर तक चलता नज़र नहीं आता। अगला पॉइंट, ये सारी के सारे ताइवान का इशू अभी हाईलाइट क्यों हो रहा है? इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है यूक्रेन वॉर। जैसे रशिया ने यूक्रेन के अंदर मौजूद अपने एरियाज़, जिसको डॉनबास रीजन भी कहते हैं, यूक्रेन वॉर जो फरवरी 2022 के अंदर स्टार्ट हुई थी, वो लेने के लिए इन्वेजन की है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लगता है कि चाइना जो कि काफ़ी अरसे से प्रिपेयर कर रहा है, वो भी शायद ताइवान को बाय फोर्स लेने की कोशिश करे। तो एक तो ये इंटरनेशनल सेंटीमेंट है, और दूसरी रीज़न इसमें यह है कि कुछ अरसे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक और भी ये पॉइंट लग रहा है कि 20th इलेक्शंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर शायद ज़ाई जिनपिंग बेसिकली अपना वन चाइना पॉलिसी का जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसकी सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन जो हो सकती है वो ताइवान की रीयूनिफिकेशन से हो सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स में ये लगता है कि शायद यूक्रेन की तरह चाइना भी कोशिश करे कि वो ताइवान पे कंट्रोल कर सके। इसके रिस्पॉन्स में चाइना क्या कहता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो चाइना ने बेसिकली इसके बारे में ये कहा है कि इवन चाइना बेसिकली पीसफुल स्टेटमेंट्स भी दे चुका है कि चाइना बाय फोर्स ताइवान को इनेक्स करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक इंस्टिगेटर का रोल प्ले किया। और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में चाइना के बेसिकली रशियन जो चाइना के एम्बेसडर इन रशिया हैं, उन्होंने बेसिकली ये बात की है कि चाइना को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसी तरह इंस्टिगेट कर रहा है जैसे उसने रशिया को इंस्टिगेट किया था टू इन्वेड इन यूक्रेन थ्रू द हेल्प ऑफ नेटो। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइनीज़ एम्बेसडर इन मॉस्को, जिनका नाम जैंग जैन हुई है, ये मशवरा देते हैं हैन हुई है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो नेटो डिफेंस अलायंस की तरह ताइवान के साथ भी किसी ऐसी अलायंस का पार्ट ना बने जो कि चाइना को मजबूर करे कि वो ताइवान पे यूज़ ऑफ फोर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। इसी दौरान हमें एक विज़िट नज़र आता है जी, जो कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर हैं उसके जो कि नैन्सी पेलोसी, जो कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, उन्होंने 2 अगस्त 2022 को अगेंस्ट वार्निंग्स फ्रॉम चाइना फिर भी ताइवान का विज़िट किया। और वो डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जो लीडर हैं, जिनका साए के साथ उनका बेसिकली एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का बेसिकली चाइना ने ये मतलब लिया है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी वन चाइना पॉलिसी से स्वे अवे कर रहा है, जिसका डायरेक्ट मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप शायद फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस के नैन्सी पेलोसी के विज़िट के ऊपर एक तो बेसिकली ताइवान ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई है, क्योंकि उसको एक क्लियर कट ये व्यू मिलता है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगेंस्ट चाइना उसकी हेल्प करेगा। इसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग पोजीशन या हेल्प कहाँ से मिलती है? वो मिलती है कि पेलोसी ने आते ही ये कहा कि Mr. Pelosi said China cannot prevent world leaders or anyone from traveling to Taiwan to pay respect to its flourishing democracy. So basically पेलोसी ने डायरेक्टली हिट किया है कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि चाइना अपने आप को सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी डिक्लेयर करता है। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप है, एक तो वो ख़राब हुए हैं, दूसरा ताइवान की डीपीपी की जो एस्पिरेशंस हैं कि वो वन चाइना का सिस्टम का पार्ट ना बने, उसको भी मज़ीद हेल्प मिली है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो चाइना के ख़िलाफ़ कोई भी मूवमेंट करे, इसलिए फ़ौरन ही प्रेसिडेंट जो बाइडन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि इस वक्त नैन्सी पेलोसी का
विज़िट जो है वो नॉट अ गुड आइडिया एट राइट नाउ है, और हाइटेंड टेंशंस हो गई हैं इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। चाइना ने इसका रिस्पांस कैसे दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके हवाले से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वायलेट किया है चाइना की सॉवरेनिटी को अंडर द गाइज ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी ने यह कहा है, दोज हु प्ले विद फायर विल नॉट कम टू अ गुड एंड दोज हु ऑफेंड चाइना विल बी पनिश्ड। मतलब जो लोग आग से खेल रहे हैं और जो चाइना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। और रिजल्टेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बेसिकली नैन्सी पेलोसी के विजिट को मैनिक, इररेस्पॉन्सिबल और इररेशनल करार दिया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने बेसिकली अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन को प्रिडिक्ट करते हुए और ताइवान की सिचुएशन और रिजेक्शन के बाद से तकरीबन 700% अपनी मिलिट्री की स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया है। और इसके अलावा मेजर लाइव फायर आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज क्लोज टू ताइवान 1996 के बाद वो कंडक्ट किया है। 1996 के बाद ये पहली दफ़ा उन्होंने मेजर लाइव फायर आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जिसको एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक लाइव एक्सरसाइज कर रही है हाउ टू टेक ताइवान। तो ये बेसिकली एक डेंजरस सिनेरियो है जो कि अभी डेवलप हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नैन्सी पेलोसी के विज़िट होने की के ताइवान के विज़िट करने की वजह से। अब अगला पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर सब जगहों पे से जापान कैसे अंदर आता है। तो हुआ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नैन्सी पेलोसी के विज़िट के बाद से चाइना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हैं, जो कि इनिशियली तो 4 से 7 अगस्त तक के लिए थी, लेकिन ये एक्सरसाइजेस 4 अगस्त से 4 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक चाइना ने एक्सटेंड की थी। अभी ये एक्सरसाइज तो रुक चुकी हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बेसिकली जो यूएन क्लॉस है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसकी वायलेशन करते हुए बेसिकली चाइना ने, बिकॉज़ वो ताइवान को एज आ सेपरेट स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता, बेसिकली एक्सरसाइजेस की हैं, जो कि बेसिकली आपको नज़र आ रहा है मैप के ऊपर। ये 6 जगहों से की गई हैं और इसके अंदर लाइव मिलिट्री एक्सरसाइजेस की गई हैं, जिसमें चाइना ने इसके फ्लाई जोन को भी इस्तेमाल किया है और सी जोन से भी फायर किए हैं और बेसिकली बहुत से मिज़ाइल ताइवान के ऊपर से भी गुजरे हैं। सो ये टेस्ट और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस चाइना ने की हैं, जिसकी वजह से ताइवान की ट्रेड भी एक तरीके से ब्लॉक हुई है। तो हम ये कहते हैं कि चाइना ने बेसिकली सिचुएशन के अंदर ताइवान को एक कम्प्लीटली ब्लॉकेज की सूरत भी दे दिया और ताइवान को ये पनिश किया है कि ताइवान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्लॉक में जाके एंटी चाइना या वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ले। इस हॉस्टाइल रिएक्शन की वजह से रिज़ल्ट ये निकला है कि कुछ मिसाइल्स जो हैं वो जापान की भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जो ईस्ट चाइना सी में मौजूद है और जहाँ पे चाइना और जापान के दरमियान में सेंकाकू आइलैंड्स की सॉवरेनिटी राइट्स के हवाले से एक बहस चल रही है, वहाँ पे जाके गिरा, जिसके नतीजे में जापान ने भी इसको सीरियस थ्रेट टू जापान नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जापानीज़ पीपल कहा है। और इस वजह से जापानीज़ ने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ताइवान की साइड को इंडोर्स किया है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जापान की भी डिफेंस फोर्सेस को इंक्रीज़ किया जाए इन केस ऑफ एनी थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इस सिचुएशन में कोई वॉर हो सकती है बिटवीन ताइवान एंड चाइना, और या ताइवान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान में। तो इसके हवाले से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले से यूएस डिपार्टमेंट की एक डिफेंस रिपोर्ट 2021 में जो इशू की गई थी, उसके मुताबिक देखा जाए तो ताइवान के ऊपर जंग होना एक ऐसी रियलिटी है जो शायद फ्यूचर के अंदर पॉसिबल है, लेकिन एक्सपर्ट इस बात पे डिसएग्री करते हैं कि ये जंग एग्जैक्टली इसकी टाइमिंग कब होगी। और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे चाइना ने हमेशा ये कहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कभी भी इन्वेजन के ज़रिए से ताइवान को यूनिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा। और इस हवाले से एक और स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली
ज़ाय ने एम्फसाइज़ किया था यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान के हवाले से, जब उसने कहा कि चाइनीज़ ड्रीम है कि बाय 2049 वन चाइना का जो ड्रीम है उसको रिस्टोर किया जाए। इसके अंदर सिर्फ ताइवान ही नहीं, बहुत से इश्यूज़ आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा भी चाइना के कुछ इश्यूज़, जैसे साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद इश्यूज़, स्प्रेटले आइलैंड्स हैं, स्कार्बरा शॉल और पैरासेल आइलैंड्स हैं, इसके अलावा सेंकाकू आइलैंड्स हैं, इनका इशू भी मौजूद है। अगर आज देखा जाए तो फाइनली इस इशू में देखते हैं कि ताइवान की पोजीशन क्या है, और अगर इन केस जंग होती है तो कौन जीतेगा। अगर देखा जाए तो ताइवान ने $17 बिलियन के करीब डिफेंस स्पेंडिंग की है, जो कि एक रिकॉर्ड बजट है। इसके बावजूद चाइना के लिए शायद ताइवान को लेना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि इन केस ऑफ चाइनीज़ इन्वेजन ऑन ताइवान, चाइना विल बी ईजीली एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ ताइवान। लेकिन चाइना ऐसी सिचुएशन जनरेट नहीं करना चाहता जिसके अंदर वो डायरेक्ट वॉर में जाए। इसके हवाले से अगर हम देखें तो क्या इस रीजन से जो साउथ एशिया है वो कैसे इम्पेक्ट होगा, और पाकिस्तान का इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसमें चाइना की वन चाइना पॉलिसी को इंडोर्स करता है, और वन चाइना पॉलिसी के इंडोर्समेंट के अलावा पाकिस्तान बेसिकली ये भी समझता है कि वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए चाइना की। लेकिन साउथ एशिया के लिए एक क्लियर कट मैसेज ये है कि चाइना अपने इन मैटर्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ग्लोबल पावर की पॉलिटिक्स नहीं चाहता, और इसका शायद एक नतीजा बहुत ही क्लैशेस की फॉर्म में भी निकल सकता है। सो ताइवान बेसिकली एक प्रॉब्लम है दुनिया के लिए, जिसको पीसफुली सॉल्व करना दुनिया के इंटरेस्ट में है, बिकॉज एट प्रेजेंट बेसिकली चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया की सारी पावर्स एक तरफ तो कोविड के बाद आने वाली रिसेशन से डील कर रही हैं, जिसके अंदर कमोडिटी की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस की वजह से सब कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, और लोगों की जॉब्स अफेक्ट हो रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और दूसरी तरफ हमें क्लाइमेट चेंज भी नज़र आ रहा है। आप पाकिस्तान में भी देखें तो ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन का एस्टिमेटेड लॉस आया है CNISD के मुताबिक। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $2.5 बिलियन का वाटर लॉस और जो बेसिकली डिस्ट्रक्शन कॉज हुई है वो लॉसेस आए हैं। दुनिया इस सिचुएशन के अंदर शायद, और यूक्रेन रशिया वॉर की सिचुएशन के अंदर शायद मज़ीद इस वॉर और हाइटन टेंशन को बियर नहीं कर सकती। ये बेसिकली ताइवान का इशू था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके हवाले से काफ़ी नई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपको मेरे फेसबुक के, इंस्टा के ऊपर और बाकी पेजेस के ऊपर भी मिलेंगे, और कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें ताकि आपको ये टॉपिक मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ताइवान इंटरनेशनल लॉ के अंदर एज अ स्टेट क्वालिफाई करता है। दूसरा क्वेश्चन है, इज़ ताइवान अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्या ताइवान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। अगर ताइवान बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की उसकी सीट चली गई थी तो कब गई थी, और विच वाइट पेपर चाइना हैज़ इशूड ओवर ताइवान रिसेंटली। अभी ताइवान के ऊपर चाइना ने रिसेंटली एक पेपर इशू किया, वो पेपर कौन सा पेपर है। सो ये था जी आज की वीडियोस ताइवान इशू के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आई होंगी। एक क्वेश्चन जो कि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें इसके बारे में कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो आपको क्या ख्याल है कि क्यों हमला करेगा, और अगर आपको लगता है कि चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा तो इसकी कौन सी 5 रीज़न्स हो सकती हैं, 5 पॉसिबल रीज़न्स। सो आई एक्सपेक्ट यू कि आप इसको कमेंट्स में लिखेंगे। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।